सभापति महोदय जी, आज जिस विशेष विषय पे हम सब यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत अभिनंदन करूंगी और साथ में हमारे यशस्वी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करूंगी कि इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझते हुए छत्तीसगढ़ की इस पावन विधानसभा में, इस परिसर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जो संकल्प पारित करने के लिए हम सबको यहाँ पे आज एक आने का अवसर दिया। और महिला होने के नाते विशेष तौर पे मैं सभी बहनों के तरफ से भी अभिनंदन करूंगी कि हमें अपनी बात रखने का यहाँ पे जो अवसर आज आप सब ने दिया है, वो भी बिना किसी समय की पाबंदी के, तो उसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। महोदय जी, जब आज विषय पे इस पर चर्चा होती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो एक और हम सब का हृदय कहीं ना कहीं गर्व से भर जाता है, लेकिन जब दूसरे ही क्षण 17 अप्रैल का वो समय याद आता है जब विपक्षियों ने एकजुट होकर के इस बिल के गिरने पर मेज थपथपाई थी, तो कहीं ना कहीं हमारा मन पीड़ा से भी भर जाता है। महोदय जी, गर्व इसलिए होता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संसदीय इतिहास में नारी शक्ति को सर्वोच्च अधिकार दिलाने का जो अदम्य साहस लोकसभा में किया है, हर चाहे वो महिला राजनीति से जुड़ी हो चाहे न जुड़ी हो, हर किसी की नज़र उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर थी, लोकसभा के सदन पर थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने एक साथ एक विपक्ष के रूप में अभेद्य और षड्यंत्रकारी दीवार बन करके जो इस बिल के विपक्ष में जो खड़े हुए हैं देश की महिलाओं ने, उसे भी देखा है। सभापति महोदय जी, आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है या लोकसभा में जिस विषय पे 17 अप्रैल को 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर जो चर्चा हुई थी, महोदय जी, सिर्फ एक विधेयक नहीं था, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि न जाने कितनी सदियों से लंबित महिलाओं की एक पीड़ा, उनकी अनवरत जो यात्रा थी, जिसे लगातार जो दशकों तक के जो सत्ता में रहे, जिस तरीके से महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर जो छला गया है, कहीं ना कहीं उसके विषय पे कानून बनने की बात थी। महोदय जी, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वात्र त्राफला क्रिया। हम सब जानते हैं, शुरू से हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन शायद जो विपक्ष है, जो इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस है, शास्त्रों से कहीं वो इस बात से समाहित नहीं करती, इसलिए लगातार जो मैंने दूसरा लाइन बोला उस पर लगातार वो काम करते हैं, क्योंकि जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, वह राष्ट्र निर्माण से लेकर के सभी जो योजनाएं हैं सरकार की हो चाहे कोई भी योजनाएं हो, वो हमेशा निष्फल रहती हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर वैदिक काल की बात करें तो हमने लगातार ये चीज़ देखा है कि वैदिक काल में भी महिलाओं को उच्च स्थान शुरू से दिया गया है। आज न जाने कितने ऐसे उदाहरण, गार्ग्य का उदाहरण ले लें, लोपामुद्रा का उदाहरण ले लें, अपाला का, घोषा का, मैत्री जैसी अनेक विदुषियाँ जो सिर्फ गृहिणी न होकर के वेदों की ऋचाओं में जिन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं। ऐसे कितनी राजाओं की सभा में, आदरणीय जनक की सभा में भी ऐसे महर्षि ज्ञानवल्लभ से प्रकांड विद्वानों के साथ दार्शनिक शास्त्रों में जो भाग लेती थी वो महिलाएं थी। राष्ट्र की नीति निर्माण से लेकर के धर्म और ज्ञान में जो सीधा अपना प्रभाव डालती थी। ऐसे कई सारे हमने बौद्धिक और सामाजिक इतिहास जब हम देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण प्राचीन काल के, वैदिक काल में हम सबको दिखाई देते हैं। महोदय जी, मध्य और आधुनिक काल की अगर इतिहास पर हम दृष्टि डालते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम याद करते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती को, जब हम याद करते हैं अहिल्याबाई होलकर को, जब हम याद करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जब हम याद करते हैं किंतूर की रानी चिन्नम्मा को, जब हम याद करते हैं जीजाबाई को, जो सिर्फ राजनीतिक साहस नहीं, जो सिर्फ सैन्य का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि सुशासन और न्याय के कदम में साहस का एक बड़ा परिचय थी, जो आज भी हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। महोदय जी, हम छत्तीसगढ़ महतारी की सब बेटियां हैं, चाहे पक्ष में बैठी हो, विपक्ष में यहाँ बैठी हो सदन में, लेकिन सब छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी के इतिहास पे अगर हम जाएंगे तो बहुत गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ महतारी का रहा है, जहाँ पे कण कण में यहाँ की महिलाओं का शौर्य हम सबको देखने को मिला है। आदरणीय सभापति महोदय जी, यहाँ बिलासाबाई केवटिन जो अपने अदम्य साहस और तलवार के दम पर समाज की रक्षा जिन्होंने किया, हमारे बिलासपुर शहर का नाम उनके नाम से आबाद हुआ है। महोदय जी, आज जब हम सरगुजा की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे विधायक साथी यहाँ सरगुजा से बैठे हुए हैं जो महिलाएं हैं, जब सरगुजा की बात करें तो राजमोहनी देवी जी जिन्होंने बापू के आदर्शों पर चल करके एक बड़ा समाज सुधार का बड़ा आंदोलन जिन्होंने खड़ा किया। आज हम बात करते हैं डॉक्टर राधाबाई का संघर्ष जो हम कभी नहीं भूल सकते। आज हम याद करते हैं
पहली महिला सांसद आदरणीय मिनी माता का, जिन्हें हम श्रद्धा से याद करते हैं, जिन्होंने एक कानून, अस्पृश्यता निवारण कानून पारित करके महिलाओं की महती भूमिका न सिर्फ सदन में बल्कि समाज में भी बनाई है। आदरणीय सभापति महोदय जी, आपातकाल कांग्रेस के महिला सांसद बनी थी, पहली सांसद। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल कोई दो राय। एग्जैक्टली, जहां महिला के संविधान की, उनके ताकत की बात आती है, वहां बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरी बात हम नहीं करें। मैंने इसलिए भी जिक्र किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। बिना राजनीतिक चश्मे के शायद कांग्रेस या इंडी गठबंधन कभी किसी चीजों को देख ही नहीं पाई से। इसकी गवाही है 17 अप्रैल का वो दिन। उस पे विषय पे भी आगे आएंगे, चिंता मत कीजिए। मिनी माता सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि हर छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए गर्व की बात है। मैंने इसलिए कहा कि वो भी छत्तीसगढ़ की बेटी जिन्होंने मान बढ़ाया छत्तीसगढ़ का। हम आदरणीय रजनीताई को कैसे भूल सकते, रजनीताई उपासनी को, जिनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत रहा है, जो पहली विधायक बनकर के जिन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को गर्व से जिन्होंने भरा है। आदरणीय सभापति महोदय, जाने कितनी सारी ऐसी नेत्रियां जो हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे किसी भी पार्टी की रही हूँ, लगातार पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक के, नगरीय निकाय से लेकर के लगातार संसद तक के, आज भी छत्तीसगढ़ का नाम अनेक हमने मंच पे बुलंद करी, जिन्होंने उनके हमारे महोदय जी, एक बात की चर्चा मैं जरूर करूंगी। आज ऐसी एक हमारे बीच में हमारे सदस्य हैं जो यहाँ पे, बल्कि 2 सदस्य जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी, आदरणीय गोमती साह जी, आदरणीय रेणुका सिंह जी। 2023 में जब इस विषय पे चर्चा हुई थी, महिलाओं के आरक्षण के विषय में, ये सदस्य वहाँ उपस्थित थी। जब इनसे बात होती तो ये बताती हैं कि जिस समय ये विषय सदन में आया, हमारा सीना गर्व से फूल गया था कि हम ऐसे ऐतिहासिक पल के गवाही हम बने थे। लेकिन महोदय जी, वहीं अगर हम 17 अप्रैल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ जो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, महिला सांसदों को बहुत दुख हुआ होगा इस बात का कि ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह नहीं बन पाए हैं। महोदय जी, इतिहास में हम जब जाएं तो लगातार हम देखेंगे जिस तरीके से, चाहे मुगलों के आक्रमण की बात करें, चाहे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की बात करें, न सिर्फ महिलाओं का शारीरिक बल्कि मानसिक शोषण लगातार हुआ है। बल्कि नेतृत्व करने की बात है तो उनका नेतृत्व को हमेशा खंडित किया गया। एक उम्मीद थी महोदय जी, जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पुरुषों से कंधा मिला करके आंदोलन में भाग लिया। लगातार पुरुषों के साथ अनेक आंदोलनों के बाद जेल भी उनको ठूसा गया। लेकिन जब आज़ादी का सवेरा हुआ महोदय जी, कहीं ना कहीं उन पर यह विश्वास था कि अब भारत का नया संविधान बनेगा और संविधान बनने के बाद में उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। संविधान तो बना महोदय जी, लेकिन जहाँ तक ये अधिकार की बात है, सिर्फ 15 सीटों तक के 299 सदस्यों में महिलाओं को सिर्फ 15 सीटों में सिमट करके रहना पड़ा था। ये उस समय आज़ादी के बाद की जो सत्ता जिनकी थी, ये उनकी कथनी और करनी थी उस समय, जो लगातार ये बात करते कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महोदय जी, अब आज़ादी के दशकों से लेकर के लगभग हम 60 से 70 साल की बात करें, एक ही परिवार का राज रहा है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है, जिससे पूरा देश का बच्चा वाकिफ़ है वो कौन सा परिवार रहा है। और आज भी हो सकता है इसी परिवार की कहीं सत्ता या उनका जो विशेष अधिकार है उस परिवार की महिलाओं का कहीं वो ना छीन जाए, इसलिए शायद इसका विरोध करके हमारे विपक्ष अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। महोदय जी, वास्तविकता है कि देश की नारी जो खेतों में पसीना बहाती है, जो जंगलों में महुआ बीनती है, जो खादानों में काम करती है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, जैसे अनेक वनांचल क्षेत्रों में जो लगातार संघर्ष कर रही हैं, और जिनको मुख्य धारा में जोड़ने का जब विषय आया, जब मुख्य धारा में लाने का उनको विषय आया, तो कहीं ना कहीं जब संसद में सर्वोच्च पद पर बिठाने की जब बात आई, तो लगातार फिर से चाहे कांग्रेस हो चाहे इनके जो गठबंधन हो, इन्होंने महिलाओं के हक को छीनने का काम किया है। महोदय जी, 1992 में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, तब पंचायतों और नगरीय निकाय में, मुझे पता है कि इसके बाद फिर से मेरी बहनें खड़े होने वाली, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि राजीव गांधी जी ने उसकी शुरुआत की, आप बधाई के पात्र है उसके लिए। लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ महोदय जी, उस समय वर्तमान में हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उस समय मुख्यमंत्री की जो भूमिका में थे, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पे 50% का आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में दिया गया। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य बना है महोदय जी, इसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करूँगी। विशेष रूप से हमें कुछ विषय पे चर्चा हो रही थी, उसकी जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी महोदय जी। लेकिन जब हम 2014 की हम बात करते हैं, एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत जहाँ से हुई, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना नेतृत्व दिया, उस समय विमेन वेलफेयर की बात ना करके विमेन लेड डेवलपमेंट का सफ़र जो शुरू है महोदय जी 2014 से जिसकी शुरुआत हुई है, लगातार अनेक उदाहरण, मुझसे पहले भी आदरणीय लता उसेंडी जी ने अपने वक्तव्य में जिसकी चर्चा की है, लेकिन फिर भी कुछ विषयों को ज़रूर मैं दोहराना चाहूँगी, क्योंकि जो आरक्षण का विषय है महोदय जी, ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की एक दिन की सोच नहीं है।
लगातार 2014 की हम शुरुआत की बात करें, चाहे शौचालय योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की हम बात करें, मातृत्व वंदन योजना की बात करें जिसमें 18,000 करोड़ से अधिक राशि जिसका वितरण किया गया, महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड की बात करें, 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों को संगठित करने की जी हम बात करें, लगभग 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाता, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की हम बात करें, अनेक सारे विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम की शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर जो 33% के आरक्षण की हम बात करते हैं, नींव का पत्थर वो साबित होता जो शायद विपक्ष को स्वीकार नहीं था। अनेक ऐसी हमारी आज बहनें, हमारी जो मुस्लिम बहनें, लगातार अभी शाहबानो केस की चर्चा हो रही थी, मुझे तो ये लग रहा था कि हमारी बहनों को जो विपक्ष में है शाहबानो केस किसी को पता है, याद है भी कि नहीं है। मोदी जी लगातार जब 3 तलाक का विषय है, जो अमानवीय कुप्रथा जो लगातार हमारी बहनों को झेलना पड़ता था, जब उसके लिए शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसको बदलने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए संसद में इसे कानून बनाकर पलटा दिया गया। वहाँ भी इसे बिल बना करके 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज महिलाएं मोदी जी सब घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, एक सेना की कमान संभाल रही हैं, चंद्रयान में शिव शक्ति का की पॉइंट बन करके वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रही हैं। चाहे बहुत सारे विषय, महिला उदाहरण के मैं आपको बता सकती हूँ जो लगातार 2014 के बाद से जिस तरीके से महिलाओं में सशक्तिकरण की जो बात आई है। महोदय जी, वर्तमान में लोकसभा अगर 2024 की हम तस्वीरें देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि भाजपा ने, अभी आप लोग जो चर्चा कर रहे थे उसकी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग 8 हैं, हम लोग 11 हैं, नंबर हो सकता है वोट में कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ महिलाएं जीते कुछ ना जीते, विषय उसका नहीं है। लेकिन विषय ये है कि जब लोकसभा की बात आई 69 महिलाओं को लोकसभा में चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसमें से 31 महिलाएं जीत करके आज भी लोकसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। लेकिन महोदय जी, इस बात से दुख भी होता है कि सिर्फ 14% का हिस्सा आज महिलाओं को लोकसभा में मिला है, और अगर 14% से 33% तक अगर किसी की इच्छा शक्ति से, किसी के साथ और सहयोग से अगर हमारे मोदी जी लाना चाह रहे हैं तो आपत्ति किसे है? इसका तो पूरा समर्थन करना चाहिए। कोई ये तो नहीं है कि सिर्फ भाजपा की महिलाएं आएंगी, कांग्रेस की महिलाएं नहीं आएंगी। 33% का आरक्षण तो हर उस महिला के लिए जो राजनीति में अपना भविष्य देखती हैं, जो देश के लिए अपनी सेवा देना चाहती हैं। महोदय जी, लगातार 1996 से लंबे 33% आरक्षण दशकों तक आखिरकार धरातल पर जब साकार होता नहीं दिखा, वो भी कारण ये था कि सिर्फ इंडी गठबंधन जो महिलाओं को उस मंच तक के पहुँचने ही नहीं देना चाहता था। महोदय जी, लगातार ये विषय पहली बार नहीं है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, बहुत सारे विषय अभी जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने जो यह पाप किया है, जो 33% आरक्षण का सहयोग नहीं किया है, विपक्ष ने यह पाप कोई पहली बार नहीं किया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 1996 में, 1998 में और 2010 में, अभी हमारी आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि आपके मनीष सवती महोदय जी लगातार इस विषय पे सिर्फ सदन में नहीं, सदन के बाहर भी काम चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है, और अभी काफ़ी सारे सदस्यों ने विषय पे बातें भी रखी हैं। लगातार एक बात जो आ रही थी महोदय जी कि 543 वर्तमान में जो सीटें हैं, इसी पे आरक्षण क्यों नहीं किया गया। महोदय जी, बहुत स्पष्ट है कि जब 33% आरक्षण को बिना जनगणना और बिना विधिवत परिसीमन के लागू करना असंवैधानिक और अव्यवहारिक कदम है, इसलिए ये ज़रूरी है कि अभी जनगणना हो पाए। लगातार बात ये आ रही थी कि जनगणना में ओबीसी नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है, तो महोदय जी अभी तो सिर्फ घरों की गिनती हो रही है। घरों का तो कोई जाति नहीं होता ना, पहले घरों की गिनती होगी, उसके बाद कौन सी जात का है, किसको वो करता है, उसके बाद वो सेकंड चरण में आएगा। पहले चरण में ही घर से तो हम नहीं पूछ सकते कि भाई तुम किस जात के हो, घर पहले तुम बता दो, दरवाजे खिड़की जो लगे हुए हैं। मोदी जी, इसके अलावा जो विषय आता है कि 543 सीटों पर ही क्यों नहीं होता। आज दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य किया है, कहीं ना कहीं अगर आज ये लागू होता है 543 सीटों पे, तो उन राज्यों को भी बहुत बड़ा एक नुकसान बिल्कुल हो सकता है महोदय जी। और इस विषय पे आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो भी दिखेगा, बोलिएगा आप लोग, चिंता नहीं है। अध्यक्ष जी भी अब तो आ चुके हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं सामने, आप सब अभिनंदन है आपका। उसके अलावा महोदय जी, लगातार जिस तरीके से जब 17 अप्रैल का वो समय, जो पूरी देश की महिलाओं का, बच्चियों का जब टीवी पे नज़र थी, जो राजनीति में अपना भविष्य और सेवा के करने के लिए जो आगे आना चाहती थी, जिस तरीके से बिल गिरने के बाद में
आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी और उनकी कुछ सदस्य फिर से इनको आपत्ति होगी जिस तरीके से लगातार मेज थपथपा रहे थे। महोदय जी, हमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं में जो आक्रोश था वो आने वाले समय में जब थोड़े बहुत कहीं बच भी गए हैं तो आने वाले समय में महिलाओं का जो प्रकोप है वो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी आप सब कृपया करके तैयार रहें। जहाँ तक संशोधन की बात आ रही है विधेयक में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात लोकसभा के उस सदन में कही थी कि मैं देश का गृह मंत्री अमित शाह बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को देश के गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है तो फिर क्या बात की जा सकती। लगातार आपके माध्यम से बात है कि आपके प्रधानमंत्री, मैं फिर बोलना चाहूँगी, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के नहीं होते, वो पूरे देश के हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की आम जनता के भी प्रधानमंत्री, जो लगातार उनके हितों की रक्षा भी कर रहे हैं। महोदय जी, बहुत स्पष्टता के साथ हमारे गृह मंत्री जी के माध्यम से ये बात कही गई कि आप 1 घंटे का समय दीजिए, जिन विषयों पे आपको आपत्ति है उन विषयों पे आपको पूरी पेपर के साथ, पूरे संविधान पे चर्चा होने के साथ सारे विषयों को क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद जैसे ही ये पता चला कि विषय क्लियर किए जाएंगे, वहाँ जो सबसे विरोध कर रहे थे विशेष करके केसी वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी, जैसे ही पता चला सदन से भाग निकले। तो अगर बातों को एक तरफा सुन करके कहने बस से नहीं होता है, दोनों तरफ की बातें, विशेष तौर पर अगर संविधान के तहत कोई बात हो रही तो सुनने के लिए उसे हिम्मत भी रखनी होती, जो कि शायद कांग्रेस में या उनके सहयोगी दलों में नहीं है। महोदय जी, मुझे कभी कभी हमें यह भी एहसास होता है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के महिलाओं में जो उत्साह था, राजनीतिक महिलाओं में, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान महिलाएं हैं उनको ये डर सताने लगा कि भाई कहीं एक मजदूर की बेटी, कहीं एक किसान की बेटी अगर हमारे संसद में सीट में बगल में आके बैठ गई है तो हमारा जो इकोसिस्टम है कहीं वो खराब ना हो जाए। हो सकता है कि बहुत बड़ा विरोध का कारण ये भी रहा हो, क्योंकि एसी में बैठ करके बात करना महोदय जी बहुत आसान है, लेकिन अपने साथ में गरीब घर की महिलाओं को बिठा करके लेकर के आना, मुझे लगता है शायद अभी तक की किसी पार्टी को ये चीज़ें हजम नहीं होती हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें महोदय जी, आज भी रवांडा जैसे देश जो 60% से अधिक, स्वीडन और नॉर्वे जैसे 40 से 45%, फिनलैंड में 45% आज भी महिला सांसद हैं। प्रतिनिधित्व करने का मौका उन्हें हमसे ज़्यादा मिला है। 185 देशों में अगर वैश्विक सूची आप देखें तो आज भी हमारा भारत 140वें स्थान पर संघर्ष कर रहा है, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के महिला प्रतिनिधित्व करने से भी पीछे है। महोदय जी, लगातार अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें 2014 से अभी तक लगातार नारियों के उत्थान में, महिला सशक्तिकरण में सिर्फ भाषण नहीं दिए गए बल्कि ऐसे बहुत सारे कानून बना करके महिलाओं को आगे लाने का काम किया गया है। चाहे हम ऐसे विषय जो कभी ये सोचते थे कि शायद हमारे देखते में, हमारी पीढ़ी में कभी हल नहीं हो पाएगा, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे रामलला के भव्य मंदिर की बात करें, और तो और छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में अगर बस्तर के घने जंगल से नक्सलवाद आज अंतिम सांसें भी उसकी थम चुकी, उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी कि आज छत्तीसगढ़ से भी जो नक्सलवाद है पूरी तरीके से वो समाप्त हो चुका है। महोदय जी, लगातार विपक्ष ने खुद आने वाले समय में 2029 के चुनाव में, मुझे लगता है अगर ज़रूर इसी ये बोलेंगे ये संसदीय भाषा नहीं है, ये हो सकता है बोले, खुद ही इन्होंने अपनी कब्र खोदी 2029 के चुनाव में, क्योंकि हर महिला जिसका राजनीति में आने की इच्छा थी, मैं फिर कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं उन महिलाओं को इस परिसर के अंदर आने से अगर किसी ने रोका है तो वो कांग्रेस पार्टी है, इनकी इंडी गठबंधन है। महोदय जी, लगातार कभी अलग बहाने से, कभी इसी अलग बहाने से यहाँ बहुत सारे विषयों की चर्चा हमारे विपक्षी साथियों ने की। हमारी बहुत ही सम्मानित सदस्य आदरणीय लता उसेंडी जी जब इन विषयों पे अपनी बात रख रही थी, मुझे बड़ा देख करके हम सब महिलाओं को बड़ा दुख हुआ। हम ये सोच रहे थे कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, शायद तय सब यही दिमाग में करके आए थे कि आज कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। आज हम महिलाएं जो जीत करके यहाँ पे आई हैं, जो महिलाएं आज हमें टीवी पर या सामने बैठ कर जो देख रही, कहीं ना कहीं आज पक्ष विपक्ष न बन करके इन महिलाओं की आवाज़ इस सदन में आज लाएंगे। बहुत दुख होता है महोदय जी, जब पहली हमारी सदस्या उठी, एक बार अगर उठने पे तर्क वितर्क अपनी जगह, एक बार उठने पे अगर उनके मेज थपथपा देते तो शायद हमें भी लगता कि हाँ, भले यहाँ पर वैचारिक मतभेद है लेकिन मन भेद हमारे बीच नहीं है, जो कि संभव नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से ही आवाज आई कि हम संविदा से आए हुए हैं, जबकि जनता ने हमें भी चुन के यहीं भेजा है।
देखिए, आपके जो हमारे भाई साथी हैं सदस्य, उन्होंने भी बहुत आरोप प्रत्यारोप किए हैं। वो बात भी आप लोगों से छुपी नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप तो हमारे सदन की कार्यवाही की एक प्रक्रिया है, उसमें दुख उस बात का नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे जो सदस्य उठी थी, आप लोगों ने ये बात कहा कि भाई आपको यहाँ होना चाहिए था, आपको वहाँ होना चाहिए था। मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूँ कि महिलाओं के लिए संवेदनशीलता क्या सिर्फ महिलाओं के अंदर होती है क्या? आज हमारे भाई वो जो पुरुष साथी सदन में बैठे हैं, क्या उनमें महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता नहीं हो सकती? क्या पुरुष है तो क्या उनके अंदर करुणा नहीं हो सकती? आप उसका जीवंत उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूं, चाहे आज मैं 1000 रुपये महतारी वंदन योजना की बात करूं, पुरुष होने के बाद भी, पुरुष मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं के अधिकार को आज लगातार 2.5 साल सरकार बनोगे, कोई ऐसा महीना नहीं था जो हमारी बहनों को 1000 रुपये नहीं मिला। ये उनकी संवेदनशीलता है, जो एक पुरुष प्रधान समाज में होकर भी महिलाओं की भागीदारी समाज में जो रहनी चाहिए उसको वो समझते हैं। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत, हमारी सभी बहनों के साइड से, पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साइड से बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इतनी करुणा, इतनी संवेदनशीलता उन्होंने महिलाओं को लेकर के दिखाई। आदरणीय महोदय जी, मैं बस कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें ख़त्म करूँगी, जो कि आक्रोश सभी महिलाओं में बहुत है और ये सिर्फ इस सदन के अंदर नहीं बल्कि आम चर्चा का भी विषय है। पंच से लेकर के, जनपद से लेकर के, जिला से लेकर के आम जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय पे विधानसभा के इस पवित्र सदन में, लोकसभा के इस पवित्र सदन में हमें भी पैर रखने का मौका मिलेगा, हम भी अपनी क्षेत्र की आवाज़ बन पाएंगे। लेकिन फिर से मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन, उनके माध्यम से उनकी आवाज़ को, उनके कदमों को इस विधानसभा तक पहुँचने के लिए रोका गया है। बस मैं यही कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें समाप्त करूँगी। महोदय जी, मैं नारी हूँ संसद के लोगों, मेरा शोभ पुराना है, मेरी पीड़ा को भारत भूमि ने देखा और जाना पहचाना है। मैं वर्षों जंजीरों में जकड़ी जैसे कोई पाषाण हुई, आक्रांताओं की बर्बरता से क्षण क्षण लहूलुहान हुई। मैं व्रती हूँ, मैं सती हूँ, मेरी अस्मिता को क्षति हुई। मैंने भी अपना रक्त दिया जब राष्ट्र को गति मिली। स्वाधीन हुई भारत भूमि पर मुझे दहलीजों पर रोका है, यह नारी के अधिकारों पर फिर उस संविधान से धोखा है। दशकों संसद की सीढ़ी से वापस हमको लौटाया क्यों, कल मिलेगा अधिकार तुम्हें, यह कर हमें भरमाया क्यों। आरक्षण मुमकिन है अभी, फिल कर पर टाला क्यों, जब कांटा निकालना संभव था तो जख्म पाला बिठाया क्यों। सुन लो विपक्ष के हमारे साथियों, जो छल कपट आप लाए हो, जिस मातृशक्ति को छला है आपने, उसी से आज फिर ठकराए हो। ना द्रौपदी बनकर कृष्ण की राह तकूंगी, अब ना मैं मौन रहूंगी, दुर्गा बनकर हुंकारूंगी, चंडी बनकर दोहूंगी। देख रही भारत की नारी, देख रहा सारा संसार, संघर्ष करेंगे अभी हम, लेकर रहेंगे अपना अधिकार। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आदरणीय सभापति अध्यक्ष महोदय जी, बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।